हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो पहले ही बना रखे हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। जो इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करेगा उसके 100 में से 100 ज़रूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पीछे से आगे की तरफ जाएंगे। 100 नंबर वाला प्रश्न आ जाता है, कह रहे 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य हमें निकालना है। तो देखो, समांतर माध्य हमें निकालना है। कितनी संख्याएं हमारे पास? दो संख्याएं 13 और 17 है, उन दोनों को हमें जोड़ देना है और दो संख्याएं 2 से भाग दे देंगे। 13 और 17 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 30। इसको 2 से भाग दोगे, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 15। आपको कोशिश करनी है कि आप मेरे साथ साथ भी कमेंट सेक्शन में आंसर दें। इससे आपको पता लगेगा कि आप कितनी तैयारी में हैं और आप एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद 25 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? देखो, सार्वंतर हमें निकालना है। हमें क्या दे रखा है? दूसरा पद दे रखा है। दूसरा पद दे रखा है 13 और पांचवा पद हमें दे रखा है कितना? पांचवा पद हमें दे रखा है 25। तो दूसरे पद का मतलब क्या होता है? एक कम कर दो, a प्लस डी कितना है? 13 है। और पांचवें पद का मतलब क्या है? एक कम कर दो, a प्लस 4d हमारे पास कितना है? 25 है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। मैं डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। वीडियो पे लाइक करोगे तो नोट्स भी मैं दे दूंगा फ्री में, और आप अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब एक के गुणज समान है और समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। घटा 4 में से एक डी कम कर देंगे तो आ जाएगा 3d, और यहाँ से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 3 गुणे में इधर की भट्टी में आ जाएगा 3 चौके 12। तो डी का मान कितना आ जाएगा? 4। लेकिन हमें डी नहीं, हमें ए निकालना है। तो आप क्या करो, इस समीकरण में उठाकर डी का मान रख दो। चूंकि ए प्लस डी हमारा 13 है, डी का मान कितना है? 4। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? ए प्लस डी बराबर 13 है, ए प्लस 4d बराबर 25, तो 12 ही बचेगा। 3 चौके 12। ठीक है, तो प्लस का 4 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो आंसर आ जाएगा 9। आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 13 है, सही नहीं किया। 9 तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गड़बड़ कर दिया हमने? कहीं गड़बड़ की क्या हमने? प्लस माइनस यहाँ से ये 3d बचेगा, 12, 3 चौके 12, ए प्लस, नहीं गड़बड़ तो हमने कहीं पे भी नहीं की है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आया हमारा। ठीक है, ए का मान कितना आ गया? 9 आएगा। ए का मान कितना आएगा? 9 आएगा। नहीं, गड़बड़ तो कहीं नहीं की है हमने। ठीक है, तो ऑप्शन ही गलत दे रखा है, बाकी आंसर हमारा सही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई हैं। अगर PA 5 है तो PB क्या होगा? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो, हमारे पास क्या है? एक वृत्त है, वृत्त से लिया गया है, बाहर से एक बिंदु लिया गया है, और इस बाह्य बिंदु से हमने क्या डालना है? स्पर्श रेखा की लंबाई डालनी है। तो डाली हमने। ये PA है, ये PB है। प्रमेय 10.2 के अनुसार आप जानते हो कि बाह्य बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो दोनों की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये हमें दे रखा है 5, P ये दे रखा है 5, तो PB भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण में उभयनिष्ठ मूल कौन सा है? तो दोनों को जो संतुष्ट करेगा वो उभयनिष्ठ मूल हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन से आंसर निकालना है। तो एक्स की जगह पे क्या करूँगा मैं? 5 रखूँगा, और यहाँ पे भी मैं क्या रखूँगा? 5। अगर संतुष्ट करेगा दोनों को तो मूल है, नहीं तो नहीं, मूल नहीं है। एक्स की जगह पे 5 रखो, 5 का वर्ग
2 गुणा 5 माइनस 3, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 माइनस का 3। तो 25 में से 13 घटाओगे 0 के बराबर बिल्कुल नहीं आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है। अब मैं x की जगह पे क्या रख के देखता हूँ, 3 रख के देखता हूँ, क्योंकि बायां पक्ष हल करके दाएं पक्ष के बराबर चाहिए। x की जगह पे 3 रख के देखता हूँ, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 2 तिया 6, ये आ रहा है 0 आ जा रहा है, इसने इसको संतुष्ट कर दिया। अब इस पे भी देखो दे रहा है कि नहीं, x की जगह पे 3 रखो, ठीक है, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 में 24 घटाएंगे 0। तो इसको और इसको दोनों को संतुष्ट कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है और ये इसको भी कर रहा है, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 3। 3 जो है वो दोनों का क्या है, एक उभयनिष्ठ मूल है। कह रहे ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा, तो जो बिंदु में x की जगह में क्या रखना है 4 रखना है, और y की जगह पे क्या रखना है a रखना है, इस रेखा में रखो x की जगह पे 4 और y की जगह पे a, 4 दूनी 8 माइनस का 3 है और ये 5। अब क्या होगा, प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 5, और माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3। घटाओगे तो क्या बचेगा 3, 3 जो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, 3 एकम 3। तो a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया 1, ठीक है, a का मान आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष इतने इतने और इतने हैं का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज सिंपल जो बिंदु दे रखे हैं वो सिंपल बिंदु दे रखे हैं, हमें तो एक दे रखा है 0,0, ठीक है, वो बिंदु है जिसका जिसका निर्देशांक क्या होता है यहाँ पर 0,0 होता है। ये अगला वाला बिंदु है a,0, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है a, ये जो बिंदु है वो है a,0, ठीक है, और अगला वाला बिंदु है 0,b, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो b है, 0,b। तो त्रिभुज ये बना, ये हमारा क्या बना त्रिभुज बना। त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो लंबवत है, ये हमारा क्या आधार है और ये हमारी है ऊंचाई लंबवत। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास कितना है a है और ऊंचाई हमारे पास b है, आंसर आ जाएगा ab एकम ab बट्टे में 2, ab बट्टे 2 क्या हो जाएगा ab बट्टे 2, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं त्रिभुज यदि बिंदु इतने इतने और इतने संरेखी हैं तो x का मान क्या होगा। संरेखी का मतलब जो तीनों बिंदु हैं, ठीक है, तीनों बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर है, इसे हम संरेख कहते हैं। ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है वो एक ही रेखा पर है, तो त्रिभुज तो बनाएगा नहीं कि रेखा बनाएगा, और जब त्रिभुज बनाएगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेते हैं हम 0, और इसका सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2, ये किसके बराबर होगा 0। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा x3, ये मेरा y3, सारे मान उठाकर नीचे रख दो सूत्र में। देखो 1/2 यहाँ गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा 0 के बट्टे में चला जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है 0 होता है, तो 1/2 का काम खत्म। x1 का मान कितना है x है, y2 का मान -4 है, y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस के 5, x2 का मान -3 है, y3 का मान -5, y1 का मान 2, x3 का मान 7, y1 का मान 2 और y2 का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस। अब हल करो, यहाँ से बचेगा 1 गुणा x, x 5 और 2 7, ठीक है, 7 3 21, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 4 और 2 6, 7 छंग 42, तो ये क्या हो जाएगा 63। तो
प्लस का 63 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 63। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 63, माइनस के 63। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान क्या होगा ये हमें हल करके बताना है। 1045 का मान क्या होता है 1, 1030 का मान होता है 1/√3। बट्टे में आ जाओ। 1045 का मान 1 और 1030 का मान होता है 1/√3। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब देखो लॉसअप आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ करोगे √3। फिर क्या होता है इसके गुणा इसके साथ √3 1 कम √3, 1 कम 1। फिर देखो इन दोनों की गुणा होगी, लॉसअप आ जाएगा √3, √3 1 कम √3 प्लस 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1। इसके बट्टे में √3, इसके बट्टे में √3 कटा, ऊपर से बचा √3 - 1, नीचे से बचा √3 + 1। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो हमारे पास क्या क्या है, एक शंकु है, ये एक शंकु है, फिर क्या बोला है और एक बेलन, ये बेलन है। क्या बोला है यदि शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो, मतलब दोनों के व्यास समान है तो दोनों की त्रिज्या भी समान होगी। अगर इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या भी आर है, इसकी ऊंचाई एच है तो इसकी ऊंचाई भी एच है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट्टा, क्या बचा 1/3, और बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात। आंसर आ जाएगा 1:3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो हम दोबारा देख सकते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है बस। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ओके, सो देखो समान ऊंचाई के दो बेलन है, एक बेलन ये है, ठीक है, और एक बेलन ये है। दोनों की जो ऊंचाई है वो समान है, दोनों की ऊंचाई क्या है समान है। अगर ये एच है तो भैया ये भी क्या है एच ही है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या नहीं मालूम, इसकी त्रिज्या को मैं स्मॉल आर और इसकी त्रिज्या को मैं कैपिटल आर बोलता हूँ। तो हमें क्या निकालना है, इनके आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो इस वाले बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, एच दोनों का समान है, और इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें दे रखा है 4/9, अनुपात का मतलब बट्टे में होता है। अब देखो कुछ कटेगा, पाई से पाई कटा, एच से एच कटा। अब यहाँ देखोगे इसके में भी स्क्वायर है, इसके में भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं r/r का टोटल का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग। तो घात से घात कटी, r/r का जो मान है वो 2/3 है। वो कितना है 2/3 है। हमें इसकी ज़रूरत अभी पड़ेगी, देखना। अब हमें प्रश्न में क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। तो जो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और इसका क्या होता है 2 पाई आर एच। दोनों का बस आर अलग अलग है, एच से एच कटा, 2 पाई से 2 पाई कटा, क्या बचा r/h, और r/h का मान कितना 2/3। तो बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात। आंसर आ जाएगा 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमारे पास शंकु है, जोकर की टोपी। तो देखो बाहर बाहर से क्या होता है शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल, और ये क्या है भैया वृत्त है, नीचे नीचे से वृत्त है, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर उभयनिष्ठ आ जाता है, यहाँ से बचता है एल और यहाँ से बचता है आर, तो पाई आर बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है एल प्लस आर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा। चलिए हल करते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2, tan 45 का मान होता है 1 और sec 45 का मान होता है √2। √2 से √2 घटा 1 गुणा 1 1 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही हो जाएगा। 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे एक बारंबारता बंटन के माध्य बहुलक क्रमशः इतने इतने हैं तो माध्य क्या होगा। तो आप वो एक संबंध जानते होंगे कि जो बहुलक होता है 3 गुणा माध्य का माइनस का 2 माध्य, यही होता है। तो बहुलक हमें प्रश्न में क्या दे रखा है 16। ठीक है, माध्यक हमें निकालना है। माध्यक को मैं x बोल देता हूं और माध्य हमको दे रखा है 28। 28 दूनी 56, तो माइनस का 56 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 56। संख्या को एक तरफ लिखते हैं। अब जोड़ोगे 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12। तो जो माध्यिका आ जाएगी वो आ जाएगी 24। कितनी आ जाएगी 24, 24। ऑप्शन में आ जाओ 24 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। तो वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का जो माध्य है वो 6 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। अगर पहली विषम संख्या x है तो अगली विषम संख्या कैसे मिलेगी जब x में 2 जोड़ोगे, फिर और 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा x+4, और 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा x+6। ठीक है, इन सभी संख्याओं का जो माध्य है वो हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं। तो x कितनी बार है 4 बार है, 4x संख्या को जोड़ो 2 4 और 6 10 और 2 12। ठीक है, बट्टे में 4 है और गुणे में 6 है, तिरछे गुणा कर लेंगे 4 छंग 24 और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वही रहता है। तो प्लस के 12 इधर के माइनस का 12, 12 बचेगा, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 4 3 12। x का मान 3 मिला है लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है x+3 है, और सॉरी x+6 है। तो x का मान हमें कितना मिला है x का मान मिला है 3 + 6, कितना आ जाएगा सबसे बड़ी विषम संख्या 9 आ जाएगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इसका मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं अगर सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, सर्वसमीका नहीं लग रही है तो फिर साइन कॉस में बदलना होता है। तो हम इसको क्या करेंगे साइन कॉस में बदलेंगे। बदलो, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, कॉस की जगह कॉस ही है। फिर कॉट को लिख सकता हूँ कॉस बट्टा साइन, और टेन को लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस। ठीक है जी, अब आप देखोगे कि भैया इसके बट्टे कुछ नहीं तो एक ले लो, यहाँ भिन्न के रूप में दिख रहा है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा हल करना पड़ेगा। कर लेते हैं हल, लॉसअप आ जाएगा कॉस एक कम कॉस, फिर आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है एक एक कम एक, और फिर इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर देखो नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा साइन ए गुणा कॉस ए, फिर यहाँ से आ जाएगा कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ से इसको गुणा करोगे साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर ए। तो देखो सर्वसमीका लग रही है, सर्वसमीका एक तो यहाँ लग रही है और एक यहाँ लग रही है। अब लगाओ, सर्वसमीका लगती है तो लगाना पड़ता है। 1 - कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, बट्टे में क्या है कॉस, गुणा, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है एक, बट्टे में क्या है साइन ए गुणा कॉस है। देखो कुछ कटेगा, 2 पावर थे 1 पावर कम हो गया, और यहाँ से क्या आ गया देखो
कॉस, देखो साइन बचा कॉस बचा, साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10 और 1 बट्टा कॉस क्या होता है सेक। तो आंसर आ जाएगा 10a गुणा सेक ए, 10a गुणा सेक ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं वर्ग अंतरालों की लंबाई क्या है। लंबाई मतलब इनके बीच का अंतर क्या है। 2 से 5, 5 से 8, 3 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है 3 का। तो लंबाई हमारे पास 3 है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह यानी कि x निकालना है। तो दोनों को जोड़ोगे और आधा कर दोगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 40 का आधा, कितना होता है 20। तो जो वर्ग चिन्ह होगा वो होगा 20। कितना होगा 20। नेक्स्ट कह रहे हैं बहुलक क्या है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आ गया 7। तो हमारा बहुलक क्या है 7, धोनी जी का फेवरेट नंबर। नेक्स्ट कह रहे इन संख्याओं का माध्यक क्या है। माध्यक निकालने के लिए पहले आरोही क्रम में रखना पड़ता है। किस क्रम में रखना पड़ता है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में रख दो नंबर्स को। तो सबसे पहले सबसे छोटा आता है। सबसे छोटा क्या है 2 है, 2 से बड़ा क्या है 3 है, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है और 8 है। गिन के देखो ये क्या है विषम है, 5 है ना। तो विषम के लिए कंडीशन क्या होती है, बीच में एक पद रहता है, उधर जितने उधर उतने कर दो। देखो मेरे भाई, इधर 2 कर देते हैं, इधर 2 कर देते हैं, तो बीच वाला पद क्या है 5 है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। विषम के लिए ये होता है। सम की स्थिति में क्या होता है, बीच में 2 पद रखते हैं और इधर जितने होंगे उधर भी उतने होंगे। बीच के जो 2 पद आएंगे सम की स्थिति होने पर उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, माध्यक आ जाता है। अब आ जाओ इस प्रश्न में आ जाओ। साइन 90 का मान होता है 1, टेन 60 का मान होता है √3 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो √3 गुना √3 सिर्फ 3, 3 एक कम 3 बट्टे में 2। आंसर आ जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो जब हम 2 पासे फेंकते हैं ना 36 परिणाम हमें मिलते हैं। कितने परिणाम मिलते हैं 36। कौन कौन से, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। पहले में 1 आया दूसरे में 1 आए, पहले में 1 आया दूसरे में 2 आए, ऐसे ही चलेगा। 2,1, 2,2 कहाँ तक 2,6 तक। फिर 3,1 से कहाँ तक चलेगा 3,6 तक। 4,1 से कहाँ तक चलेगा 4,6 तक। 5,1 से कहाँ तक चलेगा 5,6 तक। और 6,1 से कहाँ तक चलेगा 6,6 तक। कह रहे हैं ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 हो। 10 कब कब मिलेगा आपको, आप 10 मिलेगा 4,6 पे मिल रहा है, फिर 5,5 पे मिल जाएगा 10 और 6,4 पे मिलेगा 10। तो संभव परिणाम कितने हैं 3 है। प्रायिकता निकालनी है ना। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। हर लाइन में 6 है, टोटल 6 लाइन है, कुल परिणाम कितना है 36 है। तो सूत्र में आ जाओ, संभव परिणाम 3 है, कुल परिणाम 36 है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आएगा 1/12। दिख रहा है ऑप्शन में 1/12। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर आप एक सिक्का उछालते हो तो सिक्के में 2 चीजें होती हैं, या तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। तो कुल परिणाम हमारे पास 2 है, हमसे पूछा है पट ट्रेल आने की प्रायिकता। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 2, 1/2। पट आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 है तो PQ की लंबाई क्या होगी √119 होगी। ये तो आपको रटा हुआ होगा क्योंकि ये NCERT का प्रश्न है। टेंशन मतलब करके दिखाऊंगा चित्र बना के। हमारे पास क्या है, एक वृत्त है,
ठीक है। वृत्त का केंद्र जो है वो ओ है और त्रिज्या जो हमें दे रखा है, त्रिज्या की जो लंबाई दे रखी है वो हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि जो ओ क्यू है, जो ओ क्यू है कितनी है, 12 है। तो आपसे बोल रहा है पी क्यू की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ बन जाएगा 90 अंश का कोण। और जैसे ही 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण है। कर्ण हमारा है 12। आधार कितना है हमारे पास, आधार क्यूपी हमें निकालना है और लंब हमारे पास कितना है, 5 है। 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। संख्याओं को एक तरफ लिख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 144 प्लस का 25 इधर के माइनस का 25। क्यू पी लिखो या पी क्यू लिखो, बात एक ही होती है। घटा देंगे तो 119 आ जाएगा। वर्गमूल निकालोगे तो हमें हमारा पी क्यू मिल जाएगा कितना, अंडर रूट का 119। ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका मान बताना है क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, टेन थीटा बट्टे में है सेक थीटा माइनस के 1। टेन थीटा बट्टे में है सेक थीटा प्लस 1। क्योंकि एक ही चीज एक ही तरह का दिख रहा है, नीचे प्लस माइनस का फर्क है, तो मैं बदलूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लॉस अपर ले लूंगा। क्या करूंगा, इसकी और इसकी गुणा कर दूंगा नीचे नीचे। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। आप जानते ही हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है प्लस इसकी गुणा इसके साथ, कर देते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा गुणे सेक थीटा प्लस टेन थीटा एकम टेन थीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा एकम टेन थीटा। तो ये माइनस का ये प्लस का कटा, ऊपर आ गया टेन थीटा, ये चीज़ और ये चीज़ कितनी बार है, 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा सेक थीटा। और नीचे किस रूप में है ये, यहाँ पर है a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। लगा दो सूत्र। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये सर्वसमीका होती है। इसका मान क्या होता है, आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर को उधर ले जाओगे और प्लस को एक को उधर ले जाओगे, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मान आप उठा के रख दो यहाँ पर। तो जब यहाँ रखेंगे ऊपर क्या है, 2 टेन थीटा सेक थीटा, नीचे हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा। तो एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कट गया। तो अभी भी आंसर नहीं आया, सेक बट्टा टेन तो आंसर में दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सेक को बदल दूंगा। सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस और टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन बट्टा कॉस। ठीक है। इसके बट्टे में कॉस, इसके बट्टे में कॉस कट गया। तो यहाँ से क्या बचा, ऊपर से बचा 2, नीचे से क्या बचा साइन थीटा। तो एक के बट्टे में साइन क्या होता है, कॉसेक। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक थीटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। यदि एसी 6 है तो एबी क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका सी, अच्छा समकोण है, ओके, समद्विबाहु बोला है, ठीक है। तो सी कोण समकोण है, ये सी हो गया, इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दो। यदि ए सी हमें दे रखा है 6, ए सी ये 6 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा क्योंकि समद्विबाहु बोला है। तो आपसे ए बी पूछा है,
यानी कि आपसे क्या पूछा है? कर्ण पूछा है। कर्ण क्या होता है? अंडर रूट के अंदर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या है आधार? 6 है, लंबी हमारा क्या है? 6 है। तो 6 स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। तो 6 का स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 का जोड़ा नहीं बना, वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग। क्या होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग। ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला पूछा है आपसे। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर, सॉरी, एक वृत्त का 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो अ, त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखो, एक जो वृत्त है ना, बड़ा सा एक वृत्त है, ये जो वृत्त है वो बराबर है दो छोटे छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या R1 मान लो, इसकी त्रिज्या R2। तो R1 हमको दे रखा है 3, R2 में दे रखा है 4। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसके क्षेत्रफल प्लस इसके क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो इधर से पाई उभयनिष्ठ है, ठीक है। पाई से पाई कटा। R1 का मान है 3, R2 का मान है 4। 3 3 9, 4 चौको 16, कितना हो गया? 25। तो ये आ जाएगा 25 का वर्गमूल, यानी कि 5। आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? हमें क्या बोला? एक गोला है हमारे पास, ये गोला है, इस गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है, ठीक। इसकी जो ऊंचाई है वो 32 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? मान लेते हैं आर होगी, ठीक है। और ये हमें जो दे रखा है आर दे रखा है 8। तो इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा वो समान होगा, क्योंकि गोले से ही क्या बना रहा है? शंकु बन रहा है। तो गोले का जो आयतन होगा वही शंकु का आयतन होगा। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इधर पाई है, ऊपर से ऊपर कटा, बट्टे में 3, बट्टे में 3 कटा। तो 4, आर का मान कितना है? 8 है। तो 8 कितनी बार है? 3 बार। आर स्क्वायर और एच कितना है? 32 है। तो देखो, 4 अठे 32, 8 से 1 8 कट गया, अठे अठे 64। तो आर का मान क्या हो जाएगा? 8 का जोड़ा ले लोगे, वर्गमूल क्या आ जाएगा? अठे अठे 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। तो आर होगी 8। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो सही होगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहे एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योगफल 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सो देखो मेरे भाई, हमारे पास एक वृत्त है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है हम मान लेते हैं आर है। हमें बोला है वृत्त की जो परिधि है, परिधि बोले तो 2 पाई आर, और वृत्त की त्रिज्या आर, इनका जो योगफल है वो 51 सेंटीमीटर है। तो आर हमारा उभयनिष्ठ आ गया, 2 पाई आर एकम आर, ये आ गया। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आर 22 दूनी 44/7। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ला जाएगा, है कि नहीं? अब आगे हल करेंगे तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? 7 एकम 7। अब इसकी गुणा इसके साथ 44 एकम 44 और 7 एकम 7। तो 44 और 7 कितना होता है? 51, बट्टे में है 7। तो 51 एकम 51, ऊपर ऊपर गुणे में कट जाएगा। तो ये बट्टे के साथ दे रखे क्या आ जाएगा गुणे में? 7 एकम 7। तो त्रिज्या का मान होगा 7। त्रिज्या का मान कितना होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी। देखो त्रिज्या हमें दे रखा है आर, 14 सेंटीमीटर, हमें परिधि पूछा है। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान हमारे पास कितना है 14 है। तो 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 गुणे 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वृत्त की त्रिज्या आर 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ए क्या होता है πr²। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, त्रिज्या हमको दे रखी है 14 गुणे 14, r² ना 2 बार गुणे में आएगा r, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 14, 14 चौके 56, हासिल लगा 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61, 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको मैं बना के दिखाता हूँ चित्र। हमारे पास दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। एक तो है ए बी सी और आपका है दूसरा डी ई एफ। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो प्रमेय 6.6 के अनुसार इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, एरिया अनुपात का मतलब बट्टे में, डी ई एफ, इनके संगत भुजा, इसमें क्या दे रखा है बीसी दे रखा है, बीसी की संगत भुजा क्या होगी ई एफ होगी, इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 80 और आपको डी ई एफ का निकालना है, तो डी एफ का नाम दे देते हैं एक्स जो हमें निकालना है। बीसी हमारे पास 4 है और ई एफ हमारे पास 5 है, वर्ग है लगा दो 80/x, 4 चक्कू 16, 5 बजे 25, 16 एक कम 16, 16 पंजे 80, तिरछे गुणा करोगे x एक कम x, 25 पंजे 125, तो आंसर क्या आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैं 6.6, अगर समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात हमें दे रखा है और आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो आप जस्ट क्या करो, जो भी अनुपात दे रखा है उसका वर्ग कर दो। तो 4 चौको 16, 9 9 81, 16:81, आंसर आ जाएगा 16:81, ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है और भुजाओं का अनुपात आपको निकालना हो तो फिर क्या करोगे, वर्गमूल करोगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतने 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 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने किया है, थोड़ी देर पहले ही हमने किया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक तो केंद्र है 0,0, एक दे रखा है 3,0, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 है तो ये पॉइंट है 3,0, और एक है 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 है, ये वाला पॉइंट है 0,4, तो इनको जब मिलाओगे तो ये त्रिभुज बनेगा। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार है 3, ऊंचाई है 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो भी मात्रक होगा उसका वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं त्रिभुज इतने 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 से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है। त्रिभुज का केंद्रक क्या है मूल बिंदु है, तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। सो मेरे भाई देखो, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का जो ए बिंदु दे रखा है वो दे रखा है A, B, जो बिंदु दे रखा है B, C, और सी बिंदु दे रखा है C, A, और इसका जो मूल बिंदु है केंद्रक है वो हमें दे रखा है, केंद्रक मूल बिंदु है 0,0, क्या है 0,0 है। तो ये आपका x निर्देशांक है, ये आपका y निर्देशांक है, ये x1 होता है, ये y1,
ये x2 y2 x3 y3। तो x निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3। x निर्देशांक हमारे पास 0 दे रखा है, मूल बिंदु है। x1 है a, x2 है b, x3 है c, बट्टे में 3। और ये बट्टे वाला इधर के गुणे में आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 3 गुणा 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। लेकिन हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने ये फॉर्मूला, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। हमारे पास एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी जो बराबर होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ये होता है, पढ़ा होगा सूत्र। सो प्रश्न में हमें ये चीज़ क्या मिली है? 0 मिली है। ये चीज़ हमको क्या मिली है? 0 मिली है। अब जैसे ही 0 रखोगे, 0 गुणा कुछ भी हो क्या हो जाता है? 0। तो हमको क्या मिल जाएगा? ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी क्या आ जाएगा? 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 3 ए बी सी। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस के 3 ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन इतना है, इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ये हमें बताना है। व्यास और ऊंचाई। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 264। और बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो हमें दे रखा है 924। हमें क्या बोला है? इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, व्यास मतलब 2r, ठीक है, और ऊंचाई बोले तो h, इसका अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको समीकरण नंबर 1 भाग दे दूंगा। समीकरण 2 को 1 से क्या कर दूंगा? भाग दे दूंगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच 924 है, और इधर है 2 पाई आर एच, और इधर है 264। एच से एच कटा, एच से एच कटा, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से एक आर कट गया, ऊपर बचा आर, नीचे बचा 2। 924 बट्टे में 264, ठीक है। अब आपको भाग देना है। मैं फटाफट भाग देने के लिए क्या करता हूँ, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर है 924, 924 को भाग देना है 264 से, तो ये कितनी बार गया? 3.5 बार गया, ठीक। तो ये 3.5 बट्टे का तो इधर गुणे में आ जाएगा, 3.5 दूनी 7 आ जाएगा। आर का मान 7 आ गया, हमें बस एच का मान चाहिए। आर का मान 7 आ गया ना, यहाँ पर उठा के रख दो, ठीक है, यहाँ पर रख दो, चूंकि 2 पाई आर एच, ठीक है, हमारे पास जो 2 पाई आर एच है वो है 264 है। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 कटा, और एच 264, 22 दूनी 44, इधर ले लो, गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटो, 22 कम 22, 4 बचा, 22 दूनी 44, 2 छंग, एच का मान क्या आ गया? 6। तो 2 तियाँ, ऊपर 7 बचा, नीचे 3, आंसर आ जाएगा 7:3। बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। आंसर आ जाएगा 7:3। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी त्रिभुज के शीर्ष इतने इतने और इतने हैं, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? अभी मैंने बताया था केंद्रक का सूत्र। ये देखो हमें दे रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखा है, हमें केंद्रक का निकालना है। तो केंद्रक x निर्देशांक और y निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, और ये होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। x1 है 4, x2 है 0, और x3 है 5 बट्टे में 3, 9/3, 3 तिया 9। y पे आ जाओ, y1 है 6,
y2 है 4 और ये 5, 15/3, 3 ही बचे 15। आंसर आ जाएगा 3,5। पहले x फिर y, 3,5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? हमारे पास ए एन हमें दे रखा है 5 माइनस का 3n। तो अगर हमें व्यापक पद दे रखा है तो सार्वंतर पूछा जाए तो सार्वंतर क्या होता है? n का गुणज चिन्ह के साथ। कितना है? माइनस का 3 है, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा माइनस के 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो शंकुओं का आयतन इतना है, उनकी आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? हमारे पास दो शंकु हैं, ये एक शंकु है, ये दूसरा शंकु है। तो शंकु इसकी ऊंचाई को मैं h1 मानता हूं और इसकी त्रिज्या को r1, इसकी h2 और इसकी r2। शंकु के आयतनों का अनुपात दे रखा है और त्रिज्या का ना अनुपात दे रखा है। त्रिज्या का अनुपात यानी कि r1/r2। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 2/3 दे रखा है। आयतनों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात हमें इनसे पूछा गया है क्या होगा? ऊंचाई का अनुपात क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आयतन होगा वो होगा 1/3 पाई r1² h1 और इसका होगा 1/3 पाई r2² h2। ये दे रखा है हमें 4/5। पाई/3 से पाई/3 कटा, r1/r2 दोनों में स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर लग जाएगा, h1/h2। r1/r2 का मान हमें पता है, रख दो। कितना है? 2/3 है, वर्ग है। और h1/h2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ऊपर 4 से 4 कटा। अब देखो ये बट्टे का इधर आके गुणे में आ जाएगा, 9/5। और बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। आंसर आ जाएगा 9:5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बड़े आराम से। नेक्स्ट, कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए बिंदु है, कितना? -3,4। ये बी बिंदु है 7,8। इसके बीचों बीच वाला बिंदु पी है, जिसके निर्देशांक मैं मान लेता हूँ x, y। तो इस x निर्देशांक का और xy निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x1 + x2/2 और y के लिए होता है y1 + y2/2। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो इसका पहला वाला उसका पहला वाला जोड़ दो और आधा कर दो। 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 का आधा करेंगे 2। फिर इसके आखिरी वाला और उसके आखिरी वाला जोड़ दो, आधा कर दो। 8 × 4 12/2, 2 × 12। x निर्देशांक आ जाएगा 2, y निर्देशांक आ जाएगा 6। आंसर आ जाएगा 2,6। ठीक है, पहले x आता है और फिर y आता है, ये आप जानते ही होंगे। पहले x फिर y आता है। कह रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2, ये हमारा y2। बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? ये होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। यही होता है। तो x1 कितना है 4, x2 कितना है -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर y1 क्या है 5 और y2 कितना है 2 है। 4 और 3 7, 7 7 49। 5 में 2 घटाओगे 3 बचेगा, 3 3 9। तो ये आ जाएगा 9 9 18, √58। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने पे 7 आया था, इसको हल करने पे 3, वर्ग कर दिया। कह रहे मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी? मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? केंद्र, 0,0। कभी भी किसी बिंदु की दूरी अगर मूल बिंदु से पूछी जाए तो आपको बस क्या करना है, ये जो x निर्देशांक और y निर्देशांक दिख रहे हैं ना, उनको वर्ग करके बस जोड़ दो।
उनको वर्ग करके जोड़ दो। 4 चक्कू 16, 6 छंग 36, क्योंकि माइनस का वर्ग करने पे तो प्लस हो जाता है। 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो जाएगा? और 13 चौके 52, 2 4 का वर्गमूल 2, 13 का जोड़ा नहीं बना, 2√13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। नेक्स्ट कह रहे वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो वाई अक्ष से बोला है ना, आप जानते हैं एक्स, ये वाई अक्ष से पूछा है, तो वाई अक्ष से पूछा है तो एक्स वाला आंसर होगा। कितना होगा? 3। और एक्स से पूछता तो वाई वाला आंसर होता, तो 3 आएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट कहना है ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश में बना के दिखाता हूँ। तो आप जानते ही हैं इधर एक्स का मान क्या होता है? पॉजिटिव में, ये केंद्र है। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव में, इधर एक्स का मान नेगेटिव में, नीचे एक्स का मान नेगेटिव में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। आप जानते हैं इधर एक्स का मान पॉजिटिव, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, इधर एक्स का मान नेगेटिव, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, इधर एक्स का मान नेगेटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव, इधर एक्स का मान पॉजिटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव। तो हमारे पास क्या? नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है? दूसरे चतुर्थांश में। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है ये बिंदु, -2,5। कह रहे हैं त्रिज्या r थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड की चाप का सूत्र क्या होगा। सूत्र पूछा है आपसे, तो होता है थीटा बट्टे 360 गुणे में 2πr। चाप यानी कि परिधि, परिधि पे आता है तो 2πr। इसका मान क्या होगा ये पूछा है आपसे, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 30 का मान होता है 1/2, sec 60 का मान होता है 2। तो 2 से 2 कटा, ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा √3। आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? व्यास क्या होता है? 2r। जो हमें बोला है कि जो क्षेत्रफल है और जो परिधि है वो बराबर है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr² वृत्त का। परिधि क्या होता है? 2πr, पाई से पाई कटा। r² का मतलब क्या होता है? r 2 बार गुणे में है, तो एक r से एक r कटा, तो r का मान आ गया 2, उठाकर यहाँ रख दो, तो 2 दूनी 4, तो व्यास का मान कितना होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर आपको त्रिज्या का अनुपात दे रखा है वृत्त में और आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो वर्ग कर दो बस। 4/3 है उसका वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। और भट्टे का मतलब होता है अनुपात, का मतलब होता है भट्टे का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, 16:9 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हमारे पास जो वृत्त है, ठीक है, वृत्त का जो व्यास हमें दे रखा है वो दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? 42 का आधा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्षेत्रफल किसका? वृत्त का, जिसका सूत्र होता है πr²। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 21, स्क्वायर है तो 21 गुणा 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66, 21 छंग 126, हासिल लगा 12, 21 छंग 126, तो 6 और 2 8, 2 और 1 3, 1386। आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस त्रिकोणमिति जो दे रखी है इसका मान हमें बताना है। तो आपको एक मैंने चीज समझा रखी है कि जब भी tan θ1 गुणे में tan θ2 हो, शर्त ये होनी चाहिए कि अगर θ1 और θ2 को हम जोड़ें तो 90 आना चाहिए। तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये एक सर्वसमीका है। अगर आप देखें tan 5 गुणे tan 85, 85 और 5 को जोड़ोगे 90 आएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे कितना? 1। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3।
और यहाँ गुणे में क्या बच गया था 4, तो ऊपर गुणा होगा 4 एकम 4, ऊपर ऊपर गुणा, बट्टे में क्या बचा √3। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 4/√3, 4/√3। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे इसका मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जब भी एक ट्रिक है, जब भी 10 और कॉट नीचे हो, ठीक है, तो और दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 आए, जैसे यहाँ पर 65 है और यहाँ 25 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो ये कट के हमेशा कितना देते हैं 1 देते हैं। और वैसे नियम क्या कहती है, क्योंकि 65 का मान भी हमें नहीं पता, ना ही 25 का मान हमें पता है, जब भी ऐसी स्थिति आती है कि दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो उसमें से किसी एक को हमें बदलना होता है। ऊपर वाले को बदल देते हैं, 10 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 65 आ जाए 25। ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला नहीं बदलेंगे। और आप जानते हैं कि भैया 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉट थीटा की जगह पे क्या 25, नीचे तो ऑलरेडी है 25, तो कॉट 25 से कम कॉट 25। ठीक है, मैंने हल करके भी दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में हर साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है। 2 है, चलो 2 है, 10 30 का मान 1/√3 बट्टा, फिर है 10 30 का वर्ग 1/√3 होता है 10 30 का मान, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, ऊपर गुणा करोगे 2 एकम 2 बट्टे में √3। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 के बट्टे में 1, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करने में √ हट जाता है तो सिर्फ 3 आ जाएगा। ऊपर क्या है 2/√3, नीचे भिन्न के रूप में है लॉसपा आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, फिर क्या होता है इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1, तो यह मिलेगा हमें 2/√3 बट्टे में 2/3। फिर आप जानते हैं भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा √3, 2 से 2 कटा 3 बचा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, क्योंकि 2 बार गुणा करने पे √ हट जाता है, बट्टे में क्या √3, √3 से √3 कटा क्या बचा √3, तो आंसर आ जाएगा √3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं अगर अल्फा और बीटा 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है जी, ये हमें बताना है। सो देखोगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकालना है, तो कॉस अल्फा का मान हमारे पास है 30 और बीटा का मान भी हमारे पास है 30, तो ये हो जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उग्रत मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमसे निकालनी है, ये मीनार की ऊंचाई है, ये छाया है, और जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमें दे रखा है प्रश्न में कितना 60 डिग्री। छाया की लंबाई कितनी है 30 मीटर है, हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है। आप जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। अगर ये लंब है ये कर्ण है तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा आधार। तो आपको जो पता होता है, जो पता है और जो निकालना है उसके बीच संबंध लगाते हैं, तो h क्या है लंब और 30 क्या है आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा, थीटा हमारे पास कितना 60 डिग्री है कोण, 10 60 का मान कितना होता है √3, और ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो h का मान हो जाएगा 30 √3, कितना हो जाएगा 30 √3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं अगर a का मान 45 हो तो इसका मान क्या होगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sec 45 प्लस cos 45।
सेक 45 का मान कितना होता है? √2। कॉसेक 45 का मान भी होता है √2। √2 प्लस √2 कितनी बार है? 2 बार। 2 √2 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा? सिंपल हल करना है। तो देखो tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। sin 30 का मान होता है 1/2, cot 60 का मान होता है 1/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। 2 से 2 कटा, ऊपर ऊपर गुणा करोगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही होता है। 1 को कितनी बार गुणा करो 1 रहेगा। √3 गुणा √3, 2 बार गुणा होने पर √ हट जाता है। आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट कह रहे इसका मान क्या होगा? ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो ऊपर भी अंडरवुड है, नीचे भी अंडरवुड है, साथ ही साथ हमारे पास क्या ऊपर में सेम टू सेम चीजें हैं, बस फर्क चिन्ह का है। फर्क किसका है? चिन्ह का है। जब भी फर्क चिन्ह का होता है ना, तो हमें बस क्या करना होता है? परिमेयकरण करना होता है। क्या कर दो? परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण में क्या करते हैं? जो भी नीचे है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 1 प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन से क्या कर दो? ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, साइन से 1 माइनस साइन से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब आप देखेंगे कि ऊपर क्या 1 माइनस साइन कितनी बार है? 2 बार गुणे में है, और ये क्या है? a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में है। तो आप एक सूत्र जानते होंगे, a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। तो ये सूत्र आप लगाओगे। 1 माइनस साइन कितनी बार है? 2 बार है, तो 1 माइनस साइन के हाथ में 2 लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। फिर तो 1 माइनस साइन है का स्क्वायर है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ सर्वसमीकरण लग रही है, क्योंकि एक का वर्ग एक होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब अंडररूट से बाहर लोगे तो जो भी घात में होता है अंडररूट के अंदर होता है, घात से बाहर आके आधा हो जाता है। तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 1। घात 1 में आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हम अलग अलग बट्टे ले लेंगे। 1 के बट्टे में आ जाएगा कॉस है माइनस साइन के बट्टे में आ जाएगा कॉस है। 1 बट्टा कॉस क्या होता है? सेक, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन। आंसर आ जाएगा सेक a माइनस का 10 है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कॉस थीटा का मान a/b है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो आप जानते होंगे कि जो साइन थीटा होता है अंडररूट के अंदर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान दे रखा है, उठा के रख दो यहाँ पर। कितना कॉस थीटा का मान? a/b है, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर। अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लॉसअप आ जाएगा कितना? b स्क्वायर कम b स्क्वायर। फिर क्या होगा? इसकी गुणा इसके साथ, b स्क्वायर कम b स्क्वायर माइनस इसकी गुणा इसके साथ, a स्क्वायर कम a स्क्वायर। प्लस माइनस में अंडररूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये इसके अंदर ही रहेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और b स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा? अंडररूट से b हो जाएगा। तो हमें हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहे एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफेद गेंद है, तो हमारे पास कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद 7 प्लस 8 प्लस 5 कितनी है? कुल गेंद 20 गेंद है। कह रहे एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला जाता है। इसके ना लाल ना सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? ना तो लाल है, लाल हटा दो, ना सफेद है, तो क्या होगी? वो हरी होगी। हरे गेंद की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है।
तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम क्या है? हरे की बात पूछ रहा है, तो संभव परिणाम हरा है 8 और कुल परिणाम कितना है 20। 20 के अंदर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आंसर आ जाएगा 2/5। 2/5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इसका मान क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से अगर नेगेटिव वनिश ले लूँ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? एक सर्वसमीका है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। रख दो, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कम कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर क्या आ गया? माइनस का 1। आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं अगर पीई इतना है तो पीई डैश क्या होगा? आप जानते हैं पीई डैश क्या होता है? 1 माइनस पीई होता है। किसी चीज की ना होने की घटना क्या होती? एक में से उस चीज की घटना घटित होने की प्रायिकता घटा देते हैं। तो एक में से हमें घटा देना 0.05। एक को मैं लिख सकता हूँ 1.00 और ये हो जाएगा 0.05। घटा देना है, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 9 में से 0 घटाएंगे 9। दशमलव के नहीं, दशमलव। आंसर 0.95। आंसर क्या होगा? 0.95। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, अगर आप 3 सिक्के उछालोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 सिक्के हैं। हर सिक्के पे 2 परिणाम होते हैं, हेड या टेल। इस सिक्के पे 2 परिणाम, इस सिक्के पे 2 परिणाम, इस सिक्के पे 2 परिणाम। 3 सिक्के उछालने में कुल परिणाम कितना आता है? कई बच्चे लिखते हैं सर 2, 2 4, 2 6 होते हैं। नहीं, कुल परिणाम 8 होते हैं। कुल परिणाम कितना होता है? 8। जब घटना एक साथ घटित होती है तो प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 परिणाम होते हैं कुल। तीनों पे 3 सिक्के जब एक साथ उछालोगे तो तीनों पर एक ही परिणाम हो। एक ही परिणाम क्या-क्या हो सकता है? या तो तीनों सिक्कों में हेड आ जाए या तीनों सिक्कों में टेल आ जाए। एक ही परिणाम हो ना, तो संभव परिणाम हमारे पास कितना है? 2 है। हमें निकालनी है प्रायिकता। संभव परिणाम 2, कुल परिणाम है 8। 2 एक कम 2, 2 चौको 8। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक, नेक्स्ट, इसका मान बताना है। साइन 38 माइनस कॉस 52। ठीक है, तो आंसर आएगा 0। कैसे? देखो, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा? 90 आएगा। मैंने आपको बताया जब 2 कोणों को जोड़ते हैं तो उनमें से किसी एक को बदलना पड़ता है। तो मैं पहले वाले को बदल देता हूँ। साइन 90 से मैं क्या घटाऊँ कि 38 आ जाए? 52। पहले वाले को बदला, दूसरा वाला वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ लग जाएगा सूत्र। कौन सा वाला? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या 52 है, तो कॉस 52 में से मुझे क्या घटा देना है? कॉस 52। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना है आपको। क्या है हमारे पास? कॉस 20 गुणे साइन 70। साइन 20 गुणे कॉस 70। इसका आंसर आएगा 1। देख के पता लग रहा है कितना आएगा? 1। अब मैं आपको हल करके भी दिखाता हूँ। देखो, अभी आपको मैंने बोला है कि 2 कोणों को अगर जोड़ते हो, ठीक है, 2 कोणों को आप अगर जोड़ते हो और उन जोड़ने पे 90 आता है, तो उसमें से किसी एक को बदलना होता है कि नहीं? तो इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, इधर भी 70 है, इधर भी 70 है। इधर वाले को अगर 20 में बदल रहे हो तो उधर वाले को 20 को ही बदलना है, क्योंकि एक जैसे कोण है।
तो मैं क्या करता हूँ, कॉस 20 को बदलता हूँ। 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 20 आ जाए, 70। इसको बदला है तो इसको वैसा का वैसा रखो। अब इसमें से 20 को बदलना है, साइन 90 में से क्या घटाऊँ कि 20 आ जाए, 70। तो यहाँ एक सूत्र लगेगा, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, 70। 70 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, 70। ठीक है, दो सूत्र लगे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मैं लिख भी देता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। दो बार गुणे में है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 70। दो बार गुणे में है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70। एक सर्व समीकरण जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। थीटा समान है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना होगा, 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें आ जाओ, इसका मान क्या होगा, शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें वही लॉजिक है कि भैया आप इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो अगर 90 आ रहा है तो उसमें से हमें 1 को बदलना है, तो बदल दो। कॉसिक 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 57 आ जाए, 33। ठीक है, और आप सूत्र जानते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर घात में दो, दो लग जाएगा, थीटा कितना, 33। ठीक है जी, अब एक सरल समीकरण आप जानते होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर प्लस का 10 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखो थीटा समान है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे अगर इसका मान 5/2 हो तो इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हमें दे रखा है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2। ठीक है, मैं इधर भी वर्क करता हूँ और इधर भी वर्क करता हूँ, दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो पावर में 2 चाह रहा है, 2 मांग रहा है हमसे, तो 2 तभी मिलेगा जब हम वर्क करेंगे। तो सूत्र लगा दो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, और 5 का वर्ग होता है 25, 2 का वर्ग होता है 4। देखो इसका मान तो हमें निकालना है, और ये एक सर्वसमीकरण होती है, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 × 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका मान हमें याद करना है, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। लॉस ऑफ ले लो, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1, 4। तो इसकी गुणा इसके साथ 25 से कम 25, 4 दूनी 8। तो आंसर आ जाएगा 17/4। आंसर क्या होगा, 17/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे टेन थीटा का मान √3 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। तो टेन थीटा दे रखा है कि √3, वर्ग है तो वर्ग कर दो, अनरूट करने पे अनरूट का वर्ग करने पे अनरूट हट जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। हमें सेक थीटा निकालना है, 4 का क्या ले लोगे, वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा, 2। तो सेक थीटा होगा 2, कितना होगा, 2।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहे इसका मान क्या होगा। देखो साइन है और कॉस है, स्क्वायर में है, तो देखो आप देखोगे कि 48 और 42 को जब आप जोड़ोगे कितना आ रहा है, 90। दोनों को जोड़ने पे अगर 90 आ रहा है तो किसी एक को बदल देना है, बदल दो। साइन 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 48 आ जाए, 42। पहला बदला है तो दूसरा नहीं बदलना है। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह 42 है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42। और इधर भी क्या है, कॉस स्क्वायर 42। कॉस स्क्वायर 42 में से कॉस स्क्वायर 42 घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान क्या होगा। दोनों साइन स्क्वायर है, इसका मान आंसर 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1। कैसे, आप ट्रिक फॉर्मूला जान लो। साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 है। अगर थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो उसका आंसर 1 होगा। सेम लॉजिक लगता है कॉस के लिए भी। कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 का मान कितना होता है, 1। कब, जब थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ेंगे तो कितना है, 90 है। 3753 को जोड़ोगे 90 आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। 10 किस थीटा का मान √3 होता है, 10 60 का मान होता है √3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो आप जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। 1/√2 पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इस एपी का कौन सा पद 51 है। तो एपी का जो पहला पद है, एपी का जो पहला पद है वो क्या है, 11 है। जो सार्वंतर है डी, वो क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो दूसरा पद क्या है, 15, पहला पद है 11, 4 आ जाएगा। कौन सा पद, तो एनवा पद है 51। तो हमारे पास ए एन कितना है, 51 है, और हमें एन की गणना करनी है। और आप सूत्र जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 गुणा डी होता है। तो ए एन हमारे पास कितना है, ए एन हमारे पास है 51, ए हमारे पास है 11, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास 4 है। प्लस के 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 51 माइनस 11 घटा दोगे 40 आ जाएगा। गुणे में 4 इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 ढाई 40, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो एन का मान हो जाएगा 11। तो जो 11वां पद होगा वो 51 होगा। ठीक है, 11वां पद कितना होगा, 51 होगा। कह रहे हैं इस एपी का 40वां पद क्या होगा। 40वां पद पूछा है तो ए प्लस 39 डी, एक कम कर देते हैं ना। तो हमारे पास ए क्या है, प्रथम पद क्या है, 8। सार्वंतर क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, माइनस का 3 रखो यहाँ पर। ए 8 है, डी हमारे पास माइनस का 3 है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 3 27, हासिल लगा 2, 3 दूनी सॉरी 3 3 9 2 11, घटा दो कितना आ जाएगा, माइनस के 109। कितना आ जाएगा, माइनस के 109 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कह रहे साइन 10 का मान क्या होगा, साइन 10 का मान क्या होगा। तो साइन है 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 10 आ जाए, 80। और आप सूत्र जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, 80। आंसर आ जाएगा कॉस 80। यहाँ पर हमने सूत्र कौन सा लगाया है, यहाँ लगाया हमने साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। कह रहे इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर डी, दूसरे पद से पहला पद घटा दो, दूसरा पद है 9, पहला पद है 6,
आंसर आ जाएगा 3 प्लस का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद इतने 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 हैं, तो y का मान क्या होगा? अगर ये समांतर श्रेणी के पहला पद a है, दूसरा पद b है और तीसरा पद c है, तो इसमें एक नियम होता है कि बीच वाले का जो डबल होता है ना, वो पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाला क्या है, उसका डबल कर दो, 3y + 5। पहला वाला है 3y - 1 और अगला वाला क्या है, 5y प्लस का 1। तो प्लस का एक माइनस का एक कटा, 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6y, 2 × 5 = 10, 5 और 3 = 8y। y को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 6y इधर के माइनस का 6y, यहाँ से बचेगा 2y, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 × 5 = 10। तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। y का मान आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण का हल कौन सा होगा, ये देखना है। तो देखो, अगर आप चेक करके देखोगे ऑप्शन से, वही होगा जो दोनों को संतुष्ट करे, वही सही हल होगा। तो मैं ऑप्शन नंबर सी लेता हूँ। एक तरफ हमारे पास है 3x - 2y + 3 और एक तरफ है 4x + 3y - 47। मैं ऑप्शन नंबर 3 दे रहा हूँ। x की जगह पे 5 और y की जगह पे 9 रखूंगा, इधर भी और इधर भी रखते हैं। x की जगह पे 5, y की जगह पे 9, 3 ही बचे 15 और ये 3 18 और 9 दूनी 18। तो 18 में से 18 घटाओगे, 0 आ गया। बायां पक्ष हमने हल किया, हमें हमारा दायां पक्ष मिल रहा है, इसने संतुष्ट कर दिया। अब इसको भी अगर कर दे तो बात बन जाए। तो रखते हैं x की जगह पर 5 और y की जगह पर 9, 4 × 5 = 20, 9 × 3 = 27, 47 - 47 आ गया 0, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, दोनों को संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा है, वो सही हो जाएगा। ठीक, अगर पहला दूसरा चौथा रख के देखोगे तो एक को करेगा, दूसरे को नहीं करेगा, या फिर दोनों को नहीं करेगा, देख लेना। जैसा पहला वाला ऑप्शन रख के देखोगे ना, ये इसको तो कर देगा लेकिन इसको ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये हल नहीं है। हल तभी होगा जब दोनों को संतुष्ट कर रहा है, दोनों समीकरणों को। sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सर्वसमय क्या है, 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सूत्र है। नेक्स्ट कह रहे हैं p/2m × 5n का रूप 0.67 को क्या लिख सकते हैं, दशमलव कितने स्थान के बाद है, 2 स्थान के बाद है, तो 2 की घात भी 2 होनी चाहिए और 5 की घात भी कितनी होनी चाहिए, 2, क्योंकि दशमलव 2 स्थान के बाद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है, त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप है वो ये है, सी ऑप्शन। ठीक है, वो हमारा क्या है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहे हैं एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, रैखिक बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात कहते हैं। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है, तो बहुपद क्या होगा। देखो हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल -3 और शून्य का गुणनफल दे रखा है 2, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणे में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल हमें दे रखा है -3 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 2, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ये x² + 3x प्लस का 2 हमें उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा।
कह रहे 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? 234 का कर दो गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 2 बचा 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो 234 का जब हमने गुणनखंड किया, 2 एक बार है, 3 2 बार है, 13 एक बार है। तो 2 का सॉरी 3 का घात पूछा था, तो 3 की घात कितनी है? 2 है। तो आंसर कौन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 की घात कितनी है? 2 है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे इस समीकरण का विवेचक क्या होगा? विवेचक का जो सूत्र होता है डी बराबर विविक्तिकर का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ए क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर का गुणज 3√3। बी क्या है हमारे पास? एक्स का गुणज 10। सी हमारे पास क्या है? अचर पद √3। सूत्र में रखो 10 का वर्ग 4। ए का मान कितना है? 3√3। सी का मान कितना है? √3। 10 का वर्ग करोगे 100 आ जाएगा। 4 तिया 12, √3 और √3 3, 12 तिया 36। 100 में से 36 घटाओगे कितना आ जाएगा? 64। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहे इसका एक मूल क्या होगा? मूल क्या होता है जो समीकरण को संतुष्ट करे? 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। ठीक है, 4 रख के देखते हैं, माइनस का 4 रख के देखते हैं। 2 एक्स की जगह पे रख दिया मैंने माइनस का 4। तो 4 चौको 16 दूनी 32, 5 चौको 20 नेगेटिव का, तो ये प्लस का 32 और -12 माइनस के 20 माइनस का 32। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आंसर आ जाएगा 0। शून्य दे रहा है ना, संतुष्ट कर रहा है समीकरण को। बाएं पक्ष हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, तो किसने संतुष्ट किया है? एक्स की जगह पर जब मैंने -4 रखा तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। कह रहे ए का मान जिसके लिए ये जो समीकरण है और ये समीकरण का कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है? जब समांतर रेखा होती है, क्योंकि समांतर रेखा कभी टच ही नहीं होती है, तो इसका कोई हल नहीं होता। इसका कंडीशन क्या होता है? A1/A2 बराबर होता है B1/B2, बराबर नहीं होता है C1/C2। ठीक, A1 क्या है? एक्स का गुणज A, A2 क्या है? दूसरे वाले एक्स का गुणज 2, B1 क्या है? पहले वाले वाई का गुणज 10 और B2 क्या है? दूसरे वाले वाई का गुणज। इन्हीं दो को ले लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो 5 दूनी 10, बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है? ठीक है, शून्यक दे रखा है, अल्फा की जगह पे 0 और बीटा की जगह पे 5। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा 0 है, बीटा 5 है, अल्फा 0 है, बीटा 5 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि बहुपद के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो एक किसके बराबर होगा? एक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। अल्फा को अल्फा की जगह मान लो, बीटा जो है वही है लेकिन चिन्ह दूसरा है। कह रहा है बराबर शून्यक है लेकिन चिन्ह अलग है, एक अल्फा है दूसरा माइनस के अल्फा है। तो आप संबंध जानते हैं क्या कि शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस के b/a। अब प्रश्न में आ जाओ, देखो ए की जगह पे क्या है? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज। बी क्या होता है? एक्स का गुणज। ए है और सी क्या होता है? अचर पद। अब ये मान रखो, अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह पे माइनस के अल्फा है, बी की जगह पर ए है और ए की जगह पे क्या है? 1 है। अल्फा में से अल्फा घटाओगे 0, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं वही संख्या रहती है, माइनस को इधर ले लोगे तो ए का मान आ जाएगा 0। ए का मान क्या आ जाएगा? 0। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए इज 0। कह रहे हैं अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है
तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? हमसे पूछा है शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए। तो प्रश्न में आ जाओ, ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणज 6, बी क्या है? एक्स का गुणज माइनस के साथ, और सी क्या है? अचर पद माइनस के 3। तो आंसर आ जाएगा माइनस के साथ ए हमारा 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 7/6। ठीक है, 7/6 हो गया। इसी प्रश्न में आपसे अगर पूछता शून्य को गुणनफल जिसका सूत्र c/a होता है, कमेंट करके बताओ ये कितना आता। नेक्स्ट कह रहे हैं बहुपद के शून्य कौन से होंगे? शून्य कौन से होते हैं जो रखने पे बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। तो देखो कौन सा रखोगे? एक्स स्क्वायर दो तरीके हैं, या तो हल कर लो, बहुपद को क्या कर लो? हल कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शन से निकाल लो। दो तरीके हैं। तो अगर एक्स की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, पहले वाले ऑप्शन पे आ जाओ, एक्स की जगह पे मैं 2 रखता हूँ। चार दूनी 8 और 4 12। तो 12 में से 12 घटाऊंगा 0 आ रहा है। 2 तो 0 दे रहा है। अगर 2 0 है तो मतलब 2 सही ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन 5 भी 0 दे रहेगा। रख के देखते हैं। नहीं देगा, माइनस का 5 देता है। माइनस 5 तो है ही नहीं इसमें। 2 दे रहा है, अब 6 रख के देखते हैं। माइनस का 6, माइनस 6 का वर्ग, 4 गुणा 6 12। तो 6 छंग 36, 4 छंग 24, माइनस के 12। तो 36 में 36 घटाओगे 0। तो देखो एक तो 2 दे रहा है और एक माइनस का 6 दे रहा है, शून्य बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? पहला अपरिमेय संख्या 3 प्लस √5 और अगला है 3 माइनस के √5। ये किस रूप में है? यह a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में, जिसका सूत्र होता है a² माइनस का b²। तो यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग। 3 3 9, अंडरूट का वर्ग करने पे अंडरूट हट जाता है, तो 9 में से 5 घटाओगे 4 आ जाएगा। 4 क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको मैं p बट्टे q के रूप में लिख सकता हूँ। बट्टे में 0 नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कह रहे ये a है, ये b है, ये c है, और एलसीएम ये है, तो n का मान क्या होगा? a हमें दे रखा है 2 की घात 3 गुणे 3, 3 की घात कुछ नहीं तो 1। b हमें दे रखा है 2 की घात 1, 3 की घात 1, और c हमें दे रखा है 3 की घात n, 5 की घात 1 कुछ नहीं तो। एलसीएम ए बी सी का देखो, हमारे पास क्या 2 है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। 3 तीनों में है, तो 3 की अधिकतम घात क्या है? n, क्योंकि एलसीएम है तो अधिकतम घात लेना है। तो n बड़े से बड़ा हो सकता है, 3 की अधिकतम घात n है, और जो छूट 5 है, 5 का अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो देखो प्रश्न में दे ही रखा है हमें एलसीएम, ये दे रखा है एलसीएम, तो यहाँ रख दो। एलसीएम की जगह पर क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है वो है, तो n की जगह पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सो n की जगह पे कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुलना करके आंसर बताना था। कह रहे इसका मान क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा। कॉस थीटा में से कॉस थीटा घटाओगे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक। कह रहे पी और क्यू अभाज्य संख्या है, तो इनका मौशा क्या होगा? मान लेते ए हमारे पास है p की घात 3 क्यू, और b हमारे पास है p की घात 2 क्यू। मौशा के लिए क्या होता है? जो संख्या दोनों में उसी को लेना है। p भी दोनों में है, q भी दोनों में है, तो HCF मौशा क्या हो जाएगा? न्यूनतम घात लेते हैं। p की न्यूनतम घात 2 और q की न्यूनतम घात कितनी है? 1। आंसर आएगा p² q। अगर इसी प्रश्न में हमें बोलता है एलसीएम निकालो, हमें क्या बोलता है? एलसीएम निकालो। तो एलसीएम का क्या होता है? जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर। p की घात 3 होता
और q की घात 1 होता। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात क्या होता है? जिसमें x की अधिकतम घात 2 आए। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पहला वाला नहीं होगा क्योंकि x की घात में 1/√2 आ गया है। ठीक है, अंडरूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर ये दिक्कत कर देगा। इसको खोल के देखो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab x² क्या हो जाएगा? 2x²। 2 एक कम 2 और 1 का वर्ग 1। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बाकी कोई सा भी नहीं होगा। ये तो x की घात, इसमें क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। कह रहे हैं इस बहुपद का घात क्या होगा? तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो घात कितना होगा? 2 होगा। कह रहे हैं इसका शून्य क्या होगा? शून्य निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर रखना होता है। ठीक है, तो माइनस का 25 इधर के प्लस का 25 और 10 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 बजे 25। तो x का मान आ गया 5/2। 5/2 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या बताना है। तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का 7 49, 6 36, 4 चक्कू 16, 9 तिया 27, 3√2। परिमेय गुणा अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तीसरा वाला अपरिमेय है। पाई क्या होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? p/q के रूप में। ट्रिक क्या है देखो, दो संख्या के ऊपर बार लगा और फिर 0 है, 0 है 49 आ जाएगा। दो संख्या के ऊपर बार लगाए तो बट्टे में 2 9 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 49/99। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, सारा कुछ करा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। गणित के साथ साथ विज्ञान सारे सब्जेक्ट्स मैंने करा रखे हैं, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।